Express 2 Condos is now selling in North York. Invest in a growing master plan community, steps from Wilson Subway Station, only minutes to Yorkdale Mall, York University and University of Toronto. Occupancy है late 2025. Prices start होते हैं from the $500,000 range. Extended deposit structure. Platinum access के लिए आज ही कॉल या टेक्स्ट करें सौरभ सबरवाल या पीके सबरवाल को at 647-864-8844 या रजिस्टर करें teamsabarwal.com पे। Once again, welcome to the program और बिल्कुल पीके जी हमारे साथ हैं हर वेंसडे की तरह बातचीत करने के लिए 416-593-0055 पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर 416-910-6000 पे भी कॉल कर लें या फिर टेक्स्ट भी कर सकते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन है तो। पीके जी वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच सोनम जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। थैंक यू जी सोनम जी। जी पीके जी, और सबसे पहले फिर स्टार्ट करते हैं मार्केट अपडेट के साथ। जी 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 मार्केट तो सोनम जी बड़े मैसेज आते हैं रोज, सैकड़ों मैसेज आते हैं कि क्या मार्केट का होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगी तो मार्केट गिरेगी, क्या होगा। अभी तो एक नया चक्कर जो चला हुआ है यूक्रेन और रशिया का, क्या उससे कोई असर पड़ेगा। सिंपल से इन सब बहन भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी लेटेस्ट नेशनल पोस्ट में भी रिपोर्ट आई, इंडस्ट्री प्लेयर्स वो बात कर रहे थे उसमें, तो उसका उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि उन्होंने नाम दे दिया टोरंटो मार्केट को, टोरंटो हाउसिंग मार्केट का नाम रख दिया टोर्नेडो हाउसिंग मार्केट। टोर्नेडो हो गया है, बिल्कुल ये तूफान आ चुका है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और ये लिस्टिंग जो है मंथ ओवर मंथ, सीरिया की भी अभी जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया है न्यू लिस्टिंग नेशन वाइड 11% कम हो गई मंथ ओवर, जनवरी से मंथ ओवर मंथ, और उसमें से आधी ज्यादा सिर्फ जीटी के अंदर ही है। इन्वेंटरी लेवल जो है सिर्फ घट के 1.6 मंथ का रह गया कनाडा के अंदर, सिर्फ 1.6 मंथ, 1.5 महीने का रह गया, जबकि एवरेज 4 महीने का रहा करता है। इससे ये नतीजा निकलता है, ये जो इन्होंने रिजल्ट बताया है वो ये आ रहा है कि स्प्रिंग मार्केट जो है वो पेंट अप डिमांड के साथ भरी रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। घर मिलने और भी मुश्किल होने वाले हैं जीटी के अंदर, विच इज नॉट ए गुड न्यूज। वैसे सोनू जी मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने अपनी इतनी लंबी कई डिकेड्स की जिंदगी, रियल्टर के जिंदगी के अंदर मैंने ऐसे हालत कभी नहीं देखे रियल एस्टेट के। जब 2016-17 में सोनम जी हम कह रहे थे मार्केट बहुत ज्यादा हॉट हो गई है, ये बबल है, फटेगा, आप बाज आ जाओ, रुक जाओ, और उसके बाद वो जब गिरा था तो कई लोगों को लॉस हुआ था, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड था 5-6 महीने का। ये उसको भी क्रॉस कर चुका है, उससे भी बहुत गुना आगे निकल गया है। मतलब क्या बताऊं आपको कि अब जैसे एक रिपोर्ट आई है कि 99 के बाद 1999 के बाद 24-25 सालों के अंदर 450% नॉट टाइम्स 450% कीमतें बढ़ गई। यानी कि तब जो 2 लाख का घर था आज लगभग 1 मिलियन के करीब पहुंच गया। अच्छा ये तो था 25 सालों की बात, लेकिन अगर मैं और करीब आ जाऊं, असली जो उसके ऊपर असर पड़ा सोनम जी पिछले सिर्फ 6-7 सालों में पड़ा। 2015 से 2019 तक 4 सालों में 37% प्राइस बढ़ा था, लेकिन सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स के अंदर 43% प्राइस बढ़ गया। यानी कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और इसके अंदर जो है मुझे नहीं लगता कुछ रुकने वाली बात आएगी नजर। इंटरेस्ट रेट जितने मर्जी बढ़ जाए, इस वक्त दर्द इंटरेस्ट रेट की नहीं हो रही, लोगों को घर मिलने की हो रही है। हाँ, जो घर ऑलरेडी ले चुके हैं, जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनको तो दर्द होगा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और खास करके उनको परेशानी होगी जिन्होंने बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना एक मैक्सिमम लेवल तक जाके एक महंगे से महंगा घर ले लिया इनकम के हिसाब से, उनको दिक्कत आने वाली है जो ले चुके हैं। पर जो लेना चाहते हैं घर, उनको इंटरेस्ट रेट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी अप्रूवल वैसे ही 5.25 से चल रही है और इंटरेस्ट मार्केट में 1.5-2% का है, तो उनके अप्रूवल और उनको लेने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे भी बी लेंडर और प्राइवेट लेंडर के पास जा ये लोग घर ले रहे हैं फिर भी नहीं ले पा रहे। मेन मुद्दा जो है इस वक्त सप्लाई का है। जब तक सप्लाई नहीं ठीक होती, ये हालत ठीक होते नजर नहीं हो रहे। जी सनम जी। बिल्कुल जी,
दिस इज वेरी डिफिकल्ट पीके जी, मतलब स्टेबिलिटी लोग हर, जैसे आपने कहा कितने सारे और प्रोफेशनल सब की स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं, मार्केट क्रैश होगी, मार्केट ऊपर जाएगी या वहीं रहेगी, मतलब कोई है नहीं है। क्रैश का तो मतलब ही नहीं उठता ना जी। क्रैश का तो तब होता है ना जब जब जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल डिमांड बनी हो, या तो जेन्युइन बायर मार्केट में बैठा हुआ है वो ले नहीं पा रहा, जेन्युइन बायर मार्केट। हाँ, मैं बार बार कहूंगा सोनम जी, 2-4 महीने की कोई कसम नहीं खाता, क्योंकि सेटलमेंट होने में कई बार 2-4 महीने लग जाते हैं। हो सकता है 2-4 महीने के लिए नरम हो जाए मार्केट, पर दैट डजंट मीन कि क्रैश हो जाए मार्केट। अब एक बात और सोचिए, मैं चलो फिर भी बुरा मान के चलते हैं, चलो मान लीजिए 10% मार्केट गिर गई, 40% एक साल के अंदर बढ़ गई, अब 10% गिर भी गई तो क्या हुआ, फिर भी 40-30% बढ़ी हुई है, ठीक है ना। ये तो मन को तसल्ली देने वाली बात है, पर ऐसे होने वाला नहीं है। अब कभी आपने सुना था कि रीसेल अपार्टमेंट्स के अंदर भी 10-10, 15-15 ऑफर आती हैं? कभी सुना था इस बारे में आपने? नहीं, घरों में तो हमने सुना था, और ये घर रियाज घर सेमी टाइम में हमने सुना था, पर अपार्टमेंट 25-25, 30-30, 40-40 साल पुराने अपार्टमेंट, उनके अंदर हमारे अपने ऑफिस की, आप भी जानते हैं, हमारे अपनी ऑफिस के एजेंट कीर्ति, 15 ऑफर बताइए, एक के ऊपर, एक अपार्टमेंट के ऊपर 15 ऑफर। परसों की बात है जी, 10-10, 5-5, 10-10, 15-15 ऑफर आ रही है अपार्टमेंट के ऊपर। ये टाइम है जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आने वाले 2-4 सालों के अंदर शायद अपार्टमेंट मिलना भी लोगों को मुश्किल हो जाए। ये टाइम आने वाला है, ये टाइम आना है, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। जी, लोग इतने आई थिंक कंफ्यूज हैं, कितने सारे बायर्स के कॉल्स भी आते हैं, तो दे जस्ट वांट टू वेट कि हाँ जी हम वेट करेंगे। वी ट्राई टू टेल देम कि ऑलवेज, जैसे आपका डायलॉग है कि देन नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट एंड देन वेट। तो ये लोग ना सोनम जी, ये लोग वेट ही बेचारे करते रह जाएंगे, क्योंकि वो खुशफहमी के शिकार हुए पड़े हैं। एक होता है ना गलत फहमी, एक होती है खुशफहमी। गलत फहमी और खुशफहमी मतलब पता है आपको फर्क क्या है दोनों में? गलत फहमी का मतलब होता है कि उनको बात कंफ्यूज है, खुशफहमी का पता मतलब क्या है, वो अपने बारे में सोच रहे, नहीं ऐसे ही होगा, गिरेगी तभी लेंगे, खुश करते आ रहे हैं अपने को सोच कर, और वो लोग बेचारे घर को ले ही नहीं पाएंगे। अब ये बता दूं, जो 4 साल पहले, चलो बात करते हैं, जो 6 महीने पहले, नहीं प्राइस गिरेंगे तो लेंगे, अब 6 महीने के अंदर क्या हुआ, 22-23% कीमत बढ़ गई, ले लो। अब क्या आपका 1 मिलियन का घर 1.2 मिलियन का हो गया, लेके दिखा दो। अब जो 2 साल पहले थे, नहीं गिरेगा तो लेंगे, 40% कीमत बढ़ गई, ले लो, क्या कर लोगे। ये एक गलत फहमी है, जिसको कि मैं खुश फहमी का नाम देता हूं, कि वो गिरेगी तो लेंगे। नेवर वेट टू बाय दिस, आपने ठीक कहा बिल्कुल, और वो ले ही नहीं पाते। मेरे पास जब लोग आते हैं, इतना महंगा, ओ माय गॉड, जो चले जाते हैं वो फिर 6 महीने के बाद आते हैं, पीके जी गलती हो गई थी, ले दो। और जो ले लेते हैं कहते पीके जी बड़ा अच्छा किया आपने, हमें जबरदस्ती उसको ले दिया, तो हम तो ये फंस जाते हैं आज। ये आपको एक कड़वा घूंट पीना पड़ेगा, मार्केट गिरने की इंतजार हो। मैं कहता हूँ चलो गिर भी जाए 5-10%, इट हैज टू बाउंस बैक अगेन। हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं जिंदगी में कि मार्केट एक गिरने के इंतजार के चक्कर में घर ही नहीं ले पा रहे, और ना ले रहे हैं, अगर लेना चाहते हो तो ले नहीं रहे। वैसे तो ले नहीं पा रहे अलग बात है, पर ले सकते हैं तो भी नहीं ले रहे, इस खुश फहमी में कि मार्केट गिरेगी और मार्केट अपने हाथ से नहीं जाती। अभी सुबह के एक शो के अंदर एक बंदे ने बताया कि उनके दोस्त ने मार्केट गिरने के चक्कर में 3 प्रॉपर्टियां थी, तीनों की तीनों बेच दी। ये 15-16-17 की बात है, जब मार्केट गिरी थी कि मार्केट गिरेगी बेच दो, उसने तीनों बेच दी। उसके बाद 40% से ऊपर प्राइस बढ़ गया, आज वो भाई साहब किराए में बैठे हुए हैं। मान सकते हैं इस बात को आप, किराए पे बैठे हुए हैं। ये तो एक बहुत ही एक डर वाली बात खड़ी हो गई, और इसका कोई हल नहीं है। जी सोनम जी। 4165930055 एंड लाइन 1। हेलो। हाँ जी, सबरवाल जी कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, मेहरबानी आपकी भाई साहब। सबरवाल जी कुछ तो बताए, आखिर इसकी वजह क्या है? मान लिया सप्लाई डिमांड का चक्कर है, और अभी जो लोग इमिग्रेशन होने वाली है, अभी खुला है, तो ये मेरे ख्याल में किराए के भी कोई पॉलिसी इनकी चेंज होगी, क्योंकि अभी तो किराए पे जो है वो इन्फ्लेशन के मुताबिक ही गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो बाद में क्या किराए पे भी बोझ आ जाएगा? क्या कहते हैं आप? किराया तो ऑलरेडी बढ़ गया ना जी, देखो किराए को भी आग लगी ना, किराया भी देखो
25-26% बढ़ चुका है इन सालों में, 2-3-4 सालों में। कोई रोक नहीं। देखो बात क्या है, ये तो गलत बात है ना कि जो अब ये जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको कौन डिनाई कर सकता है कि डिमांड एंड सप्लाई, बस सिंपल सी बात है। इतने ज्यादा इमिग्रेंट आ रहे हैं, अब ना आए तो कैनेडियन गवर्नमेंट परेशानी में आ जाती है, क्योंकि उन्हीं बहुत बड़ा सहारा है यहाँ की इकोनॉमी को। और अगर आते हैं तो रियल एस्टेट के ऊपर प्रॉब्लम और बोझ पड़ रहा है, और उनको भी घर चाहिए रहने के लिए। चलो एक तो फायदा, जब इमिग्रेंट आते हैं तो कम से कम अपने साथ पैसा लाते हैं, थोड़ा इकोनॉमी को सहारा मिलता है। लेकिन ये तो रुकने वाली बात सर नजर नहीं आ रही। गवर्नमेंट अभी बहुत स्ट्रिक्ट होगी। अभी देखिए पीबीओ का सर मैं खुल के बता दूं, कहीं पीबीओ समझ में नहीं आएगा कईयों को, पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर, पीबीओ जिसको कहते हैं, अब उसकी रिपोर्ट आई है। उसने बोला है कि डिस्पाइट रिकॉर्ड लो रेट का जो एनवायरमेंट था, उसके बावजूद भी जैसे कहते हैं उस वक्त लोगों की हाउस होल्ड बोरिंग कैपेसिटी बढ़ गई थी। उसने उल्टा असर कर दिया था, क्योंकि जब इंटरेस्ट इतना लोएस्ट हो गया था और गवर्नमेंट के फंड्स जा रहे थे और गवर्नमेंट की हेल्प जा रही थी पेंडेमिक में, उसने लोगों की बोरिंग पावर बढ़ा दी। तो वो कह रहे हैं कि उसमें एक कसूर बारोवर का भी था, खरीदने वाले का भी था, जिसका इनडायरेक्टली कसूर सरकार का भी चला जाता था। एक इंटरेस्ट रेट इतने कम हो गए, ऊपर से उनको गवर्नमेंट से हेल्प मिलनी शुरू हो गई, उनके हाथ में पैसा आ गया, भीड़ लगी खरीदने की, घर बढ़ गया, घरों की कीमतें बढ़ गई। तो ये उनकी रिपोर्ट बड़ी चाहिए। इनका नाम में से पढ़ा बोला नहीं सकता, वैसे जिरोक्स करके, जी से जिरोक्स करके इनका लास्ट नेम जो मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, वो इनका नाम था, लुइस जिरोक्स। इनका बड़ा अच्छा पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दी, और वो कह रहे हैं कि कई सिटीज के अंदर 2015 से, जैसे हैमिल्टन हो गया, टोरंटो, ऑटावा, विक्टोरिया, हैलिफैक्स, वैंकूवर, ये डीलिंक हो गए फ्रॉम हाउस होल्ड बोरिंग कैपेसिटी से 20% और हायर। यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइजेस बढ़ गए, तो लोग कहाँ ले सकते अभी इनकम के हिसाब से, तो लोग ले ही नहीं पा रहे, दिन ब दिन तंग होते जा रहे हैं। हाँ, एक फायदा जरूर हो रहा है भाई साहब, जिनके पेरेंट्स के पास घर थे उनकी इक्विटी बन गई, और वो मॉम डैड बैंक के चक्कर में अपने बच्चों को 2-2, 3-3, 4-4, मेरे पास ऐसे भी केस आए हैं जिसमें पेरेंट्स ने अपनी इक्विटी में से $8 लाख निकाल के 3 बच्चों में बांट दिया कि तुम अपने घर ले लो। तो वो बात एक डिफरेंट होगी कि एक तरफ से कीमत इतनी बढ़ गई कि पेरेंट्स उसमें से पैसा निकाल सके, और निकाल के बच्चों की हेल्प कर दी। लेकिन जो बच्चे जिनको हेल्प भी नहीं मिल पा रही, जिनके पेरेंट्स के पास भी घर नहीं है, या मिडिल एज के हैं जिनका खुद ही के पास, जिनके बच्चे भी इतने बड़े नहीं है और खुद भी नहीं घर ले पा रहे, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी एक परेशानी बन चुकी है ये। जी 4165930055। और ठीक है जी, सही हो गया। जैसे पेंडेमिक में लोग कह रहे थे कि प्राइसेस विल गो डाउन, तो ऑपोजिट हो गया डेफिनेटली। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि कोविड में शायद प्राइसेस कम हो, लेकिन ऑपोजिट हो गया है। देखो मैं बता दूं कि ये अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो कीमत बढ़नी है। अभी तो क्राइसिस अपार्टमेंट में आने वाला है, आ गया लगभग, जहाँ पर 5-10 ऑफर अपार्टमेंट्स में आनी शुरू हो गई है। तो हाल देख लो क्या होगा। बिल्डर यहाँ पर लॉन्चिंग, आप तो सनम जी रोज काम करती हैं, बिल्डर जब लॉन्चिंग बाद में करता है, पहले रियल्टर्स की लाइन लग जाती है वहां पर लेने वालों की। और रियल्टर की लाइन क्यों लग जाती है? क्योंकि रियल्टर के पास 50-60 वर्कशीट आ जाती है मांगने वालों की। तो बिल्डर भी देख लेता है कि मैंने यूनिट निकालने हैं 400, वर्कशीट आ गई है 4000। चलो, जैसे पहले डिटैच घरों की, सेमी टैच के, टाउनों के घर की कीमत बढ़ जाती थी, लाइन लगी, अब ये अपार्टमेंट की कीमत बढ़नी शुरू होगी, लाइन लगे, वो भी मिलने बंद हो गए। और हर आदमी, हर एजेंट शिकायत कर रहा है कि मुझे चाहिए, मेरे पास क्लाइंट है। पहले क्या होता था कि घर थे, क्लाइंट नहीं थे। अब क्लाइंट है, घर नहीं है। अब क्लाइंट है, घर नहीं है। क्लाइंट ले लेके घूम रहे हैं पर घर नहीं है। पहले क्या होता था, प्रॉपर्टीज थी मार्केट के अंदर, पर हम क्लाइंट्स के लिए मार्केटिंग किया करते थे कि क्लाइंट हमें चाहिए। अब हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि हमें घर चाहिए। अब हम बिल्डरों को मिलते हैं, इधर उधर भागते हैं कि हम किस तरीके से एलोकेशन मिले, ताकि हमारे घर की कहाँ दूर तक रियल्टर्स हमारे मेहनत कर रहे हैं कि भी हमें कहीं से प्रॉपर्टी मिले, क्लाइंट हाथ में बैठे हुए हैं। और एक बात मैं उनको ये भी बता दूं, रियल्टर्स को, जिनको आप सोच रहे हो कि क्लाइंट हमारे हाथ में बैठे हैं, वो क्लाइंट आप ही के नहीं है। उन्होंने आप जैसे 20 एजेंटों को और भी कहा हुआ है कि हमें घर दिला दो, तो उससे भी एक आर्टिफिशियल डिमांड बन जाती है, बहुत जबरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो, हाँ जी। मुझे ये पूछना था कि अगर कोई अपने घर को पे ऑफ कर सकता हो, वो पे ऑफ करे घर को, या फिर वो इन्वेस्टमेंट करे?
नहीं, ये डिपेंड करेगा उम्र पे। उम्र क्या है, अगर तो वो 60 ईयर से ऊपर चले गए हैं तो उनको पे ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो रिटायरमेंट के करीब जा रहे हैं। अगर हेल्दी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा 65 तक पे ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन अगर वो यंग है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई एज दीजिए आप, आपकी आवाज से तो आप भी मुझे यंग ही लग रहे हैं, मुझे कोई एज बताइए, फिर मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 39 ईयर्स। 39 जी। सवाल ही नहीं उठता पे ऑफ करने का। ये तो आपको पैसे को काम पे लगाना है, पे ऑफ करने का मतलब ही नहीं उठता है। यंग एज में लोग 50 साल तक घर नहीं बना पाते और आप 39 की उम्र में पे ऑफ करने की सोच रहे हैं। वैसे बात तो बड़ी खुशी की है, लेकिन उसमें से 2-4 लाख को एक तरफ लगा दो बुढ़ापे के लिए। 2-3 लाख डालो उसमें से, पे ऑफ करने की बजाय निकाल के बुढ़ापे के लिए इन्वेस्टमेंट करो, ताकि वो पैसा आपको बुढ़ापे के काम आए। वो रियल एस्टेट आपको कमा के दे देगी, वो रियल एस्टेट में मल्टीप्लाई करते जाएगी। और उस पैसे को हाथ मत लगाना। अगर उस पैसे को आप हाथ लगाओगे तो वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होगा। 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख जितना कंफर्टेबल आप निकाल सकते हो वो एक अलग कर दो अपने रिटायरमेंट एज के लिए, और वो आपके रिटायरमेंट तक के लिए इतनी प्रॉपर्टी बना देगा कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एज एंड योर इनकम। और अगर आप इस एज में अगर आप पे ऑफ करना चाहते हैं तो मैं सोचूंगा कि इसमें से 1 लाख 2 लाख ये तरफ कर दीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। जी। एंड नेक्स्ट कॉल। हेलो। हेलो जी। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। जी बताइए जनाब। ओके, मेरा सर से सवाल है, मैं सर इनका ही क्लाइंट बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैंने जो बिल्डर घर बेचते हैं, एक तो नहीं, आपकी आवाज गूंज रही है कहीं बाहर, दोबारा बोलेंगे आराम आराम से, धीरे धीरे बताइए। मैंने पूछना है, जो बिल्डर न्यू घर सेल करते हैं, राइट जी, उसमें दो गराजों का घर होता है। एक बिल्डर घर सेल करता है जिसमें गराज नहीं होते, गराज बैक पे होते हैं और फ्रंट पे ड्राइवे नहीं होता। उन दोनों का लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? घर तो जो मिले उनका प्राइस भी तो कम होते हैं ना बेटा, उनके प्राइस भी कम होते हैं। हर किस्म के डिजाइन है, वो अर्बन टाउन होम्स की बात कर रहे हो या ऐसे घर होते हैं जिनके बैक साइड में बैक लेन में आपके गैराज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हर किस्म के टेक्सास में आपको इस किस्म के बहुत घर मिल जाएंगे, भरे पड़े हैं ऐसे घर टेक्सास के अंदर आजकल। अमेरिका में अलग अलग सिटीज में अलग अलग डिजाइन है, यहाँ पर भी लोग लेकर आ गए। अब ऐसे भी घर आ गए यहाँ पर नीचे दुकान है ऊपर मकान है। ऐसे भी पहले होते थे टाउन होम, फिर स्टैंडर्ड टाउन होम, फिर अर्बन टाउन होम, फिर अलग अलग किस्म के टाउन होम आने शुरू हो गए। फिर कोई सी दिक्कत नहीं है, स्प्लिट टाउन होम, बड़े बड़े टाउन होम आने शुरू हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस कम है, तो मैच करोगे तो प्राइस उतना ही कम है, जितना कम लोगे उसी रेशियो में आप सस्ता बेच दोगे, जितना सस्ता खरीदोगे। नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी। जी। एंड लास्ट कॉल। हेलो। हाय, गुड आफ्टरनून स्पीकर। गुड आफ्टरनून। जी जी, गुड आफ्टरनून। ये जानना है कि आपने जो बताया कि आफ्टर 2016 प्राइस में तकरीबन डबल हो गए हैं, वो टाइम पे मैंने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाई की थी और एक इन्वेस्टमेंट से भी की थी। 2016 में मैंने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ। तो मुझे ये जानना है कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में भी इतनी बढ़ोतरी हुई है कि नहीं, कमर्शियल प्रॉपर्टी में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, पर अब कमर्शियल प्रॉपर्टी में जान आनी शुरू हो गई है 16 से, लेकिन अब तक रेजिडेंशियल में ज्यादा तरक्की हुई है, कमर्शियल में नहीं हुई इतनी ज्यादा जी। अच्छा, और मुझे वहाँ पर वैकेंसी रेट ज्यादा है इस वक्त। और मेरी ये गलती ये हुई कि जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी मैंने बाई की थी वो मैंने फुल्ली पेड अप कर दी है, और मेरा जो हाउस है ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेके घर में वापस कर देना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर जब आप मॉर्गेज देते हैं, आपको पे जहां से किया या तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दीजिए, या जहां से पे किया कमर्शियल प्रॉपर्टी में लेके वहां वापस दे दो और अपने घर में वापस कर दो। आप ही ने दिया तो आप ही वापस लोगे, नेचुरली आपने लोन दिया कमर्शियल प्रॉपर्टी को, वहां से लेके आप अपने घर में वापस कर दो। आपका टैक्स में बहुत फर्क पड़ जाएगा, इनकम टैक्स के ऊपर बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आप क्लेम कर लेते हो एज एन एक्सपेंस। ये गलती हम लोग यही गलती करते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर मैक्सिमम लोन लें और अपने प्रिंसिपल घर के ऊपर लोन जितना उतार सके उतार दें। ठीक है सर जी। हेलो
जी 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 थैंक यू पीके जी, आपके साथ में बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। अब लगता है कि अभी सेगमेंट शुरू की थी और टाइम इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। जी, मैं जाते जाते बताना चाहता हूँ कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड यू कैन कॉन्टेक्ट पीके सबरवाल 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsabarwal.com। वहां पर भी जाके किसी भी रियल्टर से आप बात कर सकते हैं, हाईली क्वालिफाइड। न्यू जन रियल्टी एक्सपर्ट्स के भी किसी रियल्टर से बात कर सकते हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड, अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। ऑल्सो न्यू जन रियल्टी एक्सपर्ट्स वी आर हायरिंग एजेंट्स। If you are interested to join me and interested for my training, my kind of training, practical training, you can always contact this number and my office will contact you for a appointment. 647-299-4757. Thank you very much, Sonam ji. थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीके जी, थैंक यू सो मच।